हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे इस टाइम पर। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हम बताएंगे आपको फूड प्रिजर्वेशन की जो चौथी विधि है, यानी कि फोर्थ जो मेथड है प्रतिरक्षकों का प्रयोग, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है और इनके अंदर में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यानी कि प्रतिरक्षक आते हैं, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी 3 और विधि के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जैसे हमने बताया था कि इसकी 4 विधि होती हैं, 4 मेथड होते हैं। उसमें हमने निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, और दूसरा था कम टेम्परेचर यानी कि उसमें हमने फ्रीजिंग और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया हुआ था। साथ में टेम्परेचर भी हमने डिस्कस किया हुआ था, और हाई टेम्परेचर यानी कि उसमें स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन, इसके भी टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, और इसको पूरे डिटेल में किस तरीके से हम उसको इसके माध्यम से प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाले वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा फोर्थ मेथड हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनको किस तरीके से इनके माध्यम से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो जो प्रतिरक्षक की अगर हम बात करें यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्हीं को संरक्षक कहते हैं या फिर आप उनको प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हो। अब यहां पर हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, एक मिनट, PFA, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में PFA। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, इसमें क्या है, इनके द्वारा प्रिजर्वेटिव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनके द्वारा। तो इन्होंने क्लासिफाई किया है, एक पहला है क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, या फिर आप हिंदी में इसे हम प्रतिरक्षक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। तो PFA ने 2 क्लास में इसको डिवाइड किया है प्रतिरक्षक को, क्लास 1 और क्लास 2। अब जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है उसमें अगर हम जनरली ऐसे देखें कि वैसे तो ये PFA के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, जो PFA एक्ट है, तो इसके द्वारा इसको क्लासिफाई किया गया है। और इसको जनरली जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है, इसी को कहते हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव को ही कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षक। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षक, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ओके। और जो दूसरा है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, इसको कहते हैं हम रासायनिक प्रतिरक्षक। इसका दूसरा नाम है रासायनिक प्रतिरक्षक, या फिर इसको हम कह सकते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो जो PFA के द्वारा क्लास 1 क्लास 2 क्लासिफाई किया गया है, उसी को, उसका दूसरा नाम है, क्लास 1 को प्राकृतिक प्रतिरक्षक और क्लास 2 को रासायनिक प्रतिरक्षक कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव आते हैं। तो क्लास 1 यानी कि प्राकृतिक, इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका नमक हो गया, चीनी, नींबू का रस और सिरका, जो कि नेचुरली हम यूज कर रहे हैं, तेल, मसाले, ओके। तो
ये जो है आपके, और इसके अलावा आप कह सकते हो हनी भी का भी यूज किया जाता है। हनी मीन्स शहद। ठीक है, तो नमक, चीनी, नींबू का रस, सिरका, सिरका जिसे हम विनेगर कहते हैं। ठीक है, और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो नमक, चीनी, नींबू का रस, सिरका, तेल, मसाले, शहद, ये आप लोग ने देखा होगा कि घरों में मम्मी लोग, दादी लोग घरों में ये यूज करती हैं, या आप खुद अगर बनाते होगे तो खुद आप जब ये आप बनाते हो, अचार वगैरह बनाया जाता है घर में, तो इनका यूज किया जाता है। अचार में नमक का यूज किया जाता है, तेल का भी यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे कि उसको काफी अधिक, और मसाले भी लगाए जाते हैं, और अचार को काफी दिनों तक हम प्रिजर्व करके अपने घरों में रखते हैं, और काफी लंबे समय तक हम उसको खाते हैं, और वो खराब नहीं होता है। तो ये जो है प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है, और ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं। और जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, जिसे कि हम कह रहे हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एक तो ये केमिकल है। दूसरा है आपका सोडियम बेंजोएट, और सिट्रिक एसिड। अच्छा देखिए, सिट्रिक एसिड जो है ये आपका केमिकल है, अगर अदर से अलग से हम इसकी बात करें तो ये एक केमिकल के अंदर में आता है सिट्रिक एसिड। लेकिन जो नींबू का रस होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आप नींबू यूज कर रहे हो तो वो एक नेचुरल है, वो आप जनरली ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग से एसिड का यूज कर रहे हो तो वो चीज आपका केमिकल में आ जाएगा। सिट्रिक एसिड अगर आप अलग से यूज करते हो एज अ केमिकल, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नींबू के रस में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, और सोडियम बेंजोएट है। तो मुख्य रूप से इन्हीं जो 3 केमिकल हैं इनका यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि प्रतिरक्षक के रूप में। और इसके अलावा होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि जो सारे हैं वो आपके यहाँ पर मतलब वो परमिटेड नहीं है, उनका यूज करना, उन पर बैन लगा हुआ है, उनको यूज नहीं करना होता है। बट अगर आप जो है बिना किन्हीं किन्हीं लॉ के और बिना परमिट के अगर आप यूज करते हो तो ये हानिकारक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई वजह है, रीजन है, इसी वजह से उन पर बैन लगा हुआ है। तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे कि ये तो जो आपका पीएफए के द्वारा डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा जो हम फल और सब्जियों में प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं उसमें भी उनको जो है क्लासिफाई, 2 में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो कार्बनिक प्रिजर्वेटिव, कार्बनिक प्रतिरक्षक, और दूसरा है अकार्बनिक प्रतिरक्षक। ठीक है, फर्दर इसको आगे भी फल और सब्जियों में जो यूज किया जाता है उसको डिवाइड किया गया है। तो एक होता है कार्बनिक प्रतिरक्षक, और दूसरा है अकार्बनिक। एक और इसका क्लासिफिकेशन है, तो सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो कार्बनिक प्रतिरक्षक है, यानी कि कार्बनिक को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक, ओके, और ये है इनऑर्गेनिक। तो जो आपका कार्बनिक प्रतिरक्षक है यानी कि ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव, उनमें आ जाता है बेंजोइक एसिड। जो सोडियम बेंजोएट है वो बेंजोइक एसिड का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है बेंजोइक एसिड। ये आपका है कार्बनिक प्रतिरक्षक। ओके, इसके अलावा और भी है, जैसे सैलिसाइक्लिक एसिड भी है इसमें, सैलिसाइक्लिक, ये भी एसिड है। और जो आर्कार्बनिक है उसमें आ जाता है, यानी कि केवल एक जो है वो परमिटेड इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव है, यानी कि अकार्बनिक प्रतिरक्षक है, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाई ऑक्साइड, ये केवल इकलौता एक जो इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव है जिसको कि परमिट मिला हुआ है कि हाँ इसका यूज किया जा सकता है फल और सब्जियों में। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जनरली जो है आपका सल्फाइड के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज सल्फाइड के फॉर्म में किया जाता है, जिसे अभी हमने ऊपर बताया आपको जो क्लास 2 में आता है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक है, तो इसका सल्फाइड के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये परमिटेड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड का ही ये रूप है। तो बेंजोइक एसिड यानी कि सोडियम बेंजोएट और जो पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड है, ये दोनों ही परमिटेड प्रिजर्वेटिव हैं। चलिए अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं अब किस किस में इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाँ, और एक चीज और जो हमारी इंडिया में परमिट है, एक तो हमने बताया आपको कि सोडियम बेंजोएट है और सल्फाइड, ये दो परमिटेड है। इसके अलावा एक सॉर्बिक एसिड है, वो भी परमिटेड है। ये है सॉर्बिक एसिड, इसको भी हमारे इंडिया में परमिट किया गया है। सॉर्बिक एसिड ये भी परमिटेड है, ठीक, इंडिया में इनका भी यूज किया जाता है। जनरली तो फिलहाल दो ही का है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिनका ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सॉर्बिक एसिड का भी यूज किया जाता है। और ये जो आपका सॉर्बिक एसिड है ये भी आपका जो है केमिकल में ही आ जाता है, यानी कि जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है उसी के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक रसायन ही है। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पर वैल्यूज हैं बताई गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बस दो चार देख लेते हैं जो परमिटेड हैं। ठीक है, तो जैसे जो ये वैल्यूज परमिटेड की गई हैं, परमिशन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी जिसका कि हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के रूप में यूज कर रहे हैं। तो पीएफए एक्ट के द्वारा जो परमिट दिया गया है कि इसको कितना यूज करना है, पीएफए के द्वारा जो परमिटेड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर, तो यहां पर कुछ हम थोड़ा दो चार डिस्कस कर लेते हैं कि लगभग इनको कितना परमिट किया गया, यानी कि कितना हम यूज किया जा सकता है, चाहे वो जो फूड कंपनियां हैं उनके द्वारा कितना यूज किया जा सकता है। तो ये चीज बताया गया है, इनको एक लेबल स्तर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अब आपका जो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी कि सूखे हुए जो फल और सब्जियां हैं, तो उनमें क्या है, उसमें जो वैल्यू इसकी बताई गई है SO2 की, वो 2000 mg पर kg। जो सूखा फल और सब्जी, क्योंकि इसको हम ऐसे पके हुए तो प्रिजर्व कर नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, उसका हम निर्जलीकरण करते हैं, यानी कि उसको डिहाइड्रेट करते हैं। पहले उसमें से जो पानी है, जो नमी है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, तभी उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो जो सूखे फल और सब्जी को जब प्रिजर्व किया जाता है तो उनमें जो यूज किया जाता है, जो लेवल है, वो है 2000 mg पर kg, यानी कि 1 किलोग्राम में 2000 mg SO2 का यूज किया जा सकता है सूखे फल और सब्जी के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो वाइन्स हैं और कॉर्न सिरप है, वाइन अल्कोहल, यानी कि वाइन का मतलब वाइन, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, लंबे समय तक रखा जाता है। और कॉर्न सिरप, इनके लिए जो परमिटेड लेवल है वो है 450
यानी कि 450 mg पर kg, यानी कि 1 किलो में 450 mg यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो फल का रस है, सिरप है, फल का रस इसमें और सिरप में, इसमें जो यूज किया जाता है वो 350 यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैम जेली है, जैम जेली में जो परमिटेड लेबल है वो है आपका 40 यूज करना होता है। और इसके अलावा जैसे कॉर्न फ्लोर है, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है, कॉर्न फ्लोर है, ठीक है। और अचार है, चटनी है, ये भी आपने देखा पैक्ड आते हैं, अचार चटनी, इनमें जो परमिटेड लेबल है वो 100 है। यहां तक यूज किया जाता है 100 तक। और इसके अलावा जो स्वीटेंड मिनरल वाटर आते हैं, स्वीटेंड मिनरल वाटर, उनको भी प्रिजर्व करना होता है, ठीक है, प्रिजर्व ही रहता है। बियर, इसमें यूज किया जाता है 16। तो ये जो लेबल हमने बताया है ये पीएफए के द्वारा, प्रिवेंशन ऑफ जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उनके द्वारा ये परमिट किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है इन्हें सल्फाइड के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आप कह सकते हो। तो इसी जो है इतना परमिट किया गया है, ये कुछ यहाँ पर हमने बताए हैं और बहुत सारे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ आपको बता दिए कि इतना परमिटेड लेबल है कि इतना यूज करना होता है। इससे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो वो जो है इसके पीएफए के अंतर्गत नहीं आता है, तो उनके ऊपर फिर क्लेम किया जा सकता है, लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है अगर उन्होंने अगर वो ऐसा नहीं करते, इससे अधिक इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में हाँ, एक चीज और, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है, यानी कि डेली हम कितना हम ले सकते हैं जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, SO2 का जो डेली इनटेक है वो भी किसके द्वारा ये बताया गया है, ये बताया गया है जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है फूड एडिटिव्स की, उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, इनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है। जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स है इनके द्वारा जो बताया गया है कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक आपका SO2 का वो है 0.7 mg पर kg बॉडी वेट, 0.7 mg पर kg बॉडी वेट, इतना आप ले सकते हो, या फिर 42 mg पर डे पर 60 kg, यानी कि अगर कोई 60 kg का एडल्ट है तो वो 42 mg पर डे जो है SO2 का इंटेक ले सकता है। ठीक है, इतना हार्मफुल नहीं है। या फिर 0.7 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, ये पर डे का है, तो इतना जो है लिया जा सकता है बॉडी वेट पर डे। तो इतना जो है ये रिकमेंड किया गया है ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स के द्वारा, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेली इनटेक कितना एक्सेप्टेबल है, तो इतना है जो कि एक्सेप्टेबल है। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और आपको बतानी है कि जो ये सोडियम बेंजोएट है और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है। तो जो सोडियम बेंजोएट है ये आपका यूज किया जाता है ज्यादातर जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। जो सोडियम बेंजोएट है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो रंगीन फल और सब्जी के लिए। सोडियम बेंजोएट का कलरफुल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया टोमेटो केचप हो गया, सॉस हो गया, जैम, जेली, पिकल्स हो गया, फल का रस हो गया, तो इनके लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का, यानी कि जितने भी कलर्ड फल और सब्जी हैं उनके लिए। और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका जो यूज किया जाता है वो रंगहीन फल और सब्जी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जिसमें कोई कलर नहीं होता है उनके लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। रंगहीन फल सब्जी यानी कि कलरलेस के लिए इनका यूज किया जाता है सोडियम या फिर कह सकते हो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ओके। इनका यूज ऐसे ही जो है रंगहीन फल और सब्जी के लिए यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आता है अक्सर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कलरलेस के लिए यूज होता है, ठीक है। और सोडियम बेंजोएट का जितने भी रंगीन फल और सब्जी हैं उनके लिए यूज किया जाता है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं नमक। तो जो नमक का यूज किया जाता है, नमक मीन्स सॉल्ट, तो जो सॉल्ट का यूज किया जाता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि घर में हम अचार बनाते हैं तो उसमें नमक का यूज किया जाता है, ठीक है। और नमक जो होता है ये तो स्वाद के लिए तो मिलाया ही जाता है, नमकीन लगता है, और इसके अलावा स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक जो होता है वो प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है, ठीक है। और अगर अचार में नमक कम है तो वो कुछ समय बाद खराब हो सकता है, इस वजह से नमक जो है आपने देखा होगा कि अचार में अच्छी मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे क्योंकि वो प्रतिरक्षक का काम करता है और जो है उसमें टेस्ट भी लेकर के आता है। तो इस तरीके से नमक आपका जो है एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब भोजन में नमक की मात्रा बढ़ाए जाने से होता क्या है कि उसकी जो संरचना है, जिस भी भोज्य पदार्थ में आप मिला रहे हो, जैसे कि अचार ही मान लिया हमने, उसमें नमक मिलाया, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो संरचना है उसमें बदलाव आ जाता है। इसके कारण से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। नमक एंजाइम की गतिविधियों को भी कम कर देता है, जैसा हमने बताया था कि एंजाइम के क्रिया के कारण भी जो है फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो नमक क्या करता है, जो एंजाइम की गतिविधि है उसको भी कम कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिवेट एंजाइम्स, ओके। इससे भी भोजन क्या होता है वो नष्ट होने से बच जाता है। तो इस तरीके से नमक जो है अचार, चटनी, सॉस है, डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनमें प्रतिरक्षक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मछली है और इमली है उनको भी सुरक्षित रखने के लिए नमक लगाया जाता है, जो मतलब ये पैक्ड आते हैं, मछली है, इमली है, तो उनमें भी नमक का यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है चीनी, दूसरा जो है वो है चीनी। ये आपके नेचुरल और क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं। अब चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी द्वारा भी खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, और इसमें जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, स्क्वैश हो गया, तो इनके लिए जो है चीनी का यूज किया जाता है,
ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक तो उसके टेस्ट को स्वीट बना देते हैं, मीठा कर देते हैं, उसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीठे अचार भी बनते हैं, तो उनमें भी जो है चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये उनको संरक्षित भी रखने का काम करता है, वो खराब होने से बचाता है। लेकिन ये जो जब भी आप चीनी जो मिलाया जा रहा है खाद्य पदार्थों, यानी कि जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश बनाया जा रहा है, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि उन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसमें जो चीनी का अनुपात है, परसेंटेज है, वो सही होना बहुत जरूरी है। यानी कि सही अनुपात में इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर सही अनुपात में नहीं होगा, तब भी जो है खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाएंगे। ओके, अब ये करता क्या है, जो चीनी जब खाद्य पदार्थ में किसी में भी मिलाया जाता है, तो उसमें एक तो जो भी जल होता है निहित जल में, उसमें घुल जाता है। चीनी आसानी से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। इसके कारण क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पानी कम हो जाता है, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और इससे जो है हमारे खाद्य पदार्थों की रक्षा हो जाती है। ओके, फिर इसके बाद में अम्ल, जैसे कि हमने बात की, जो कि नेचुरल में ही आते हैं। नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ठीक है, इसमें नींबू का रस हो गया और सिरका है, तो ये आ जाता है। अब सिरके का भी प्रयोग क्या किया, किसमें किसमें किया जाता है, जैसे प्याज में यूज किया जाता है, इसका टोमेटो केचप है उसमें यूज किया जाता है उसको संरक्षित करने के लिए। और नींबू के रस का प्रयोग अचारों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा नींबू के रस को अचार में मिक्स किया जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक उसको रखा जा सके। ठीक है, और स्क्वैश में भी इसका यूज किया जाता है। और तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं वो खाद्य पदार्थों की अम्ल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है और वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है अम्ल काम करता है। ओके, इसके बाद में आ जाता है तेल और मसाले। ये भी नेचुरल में ही आते हैं। अब तेल और जो मसाले हैं इनको भी अपने बेस्ट एग्जांपल है, अचार में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो मसाला होता है वो होता है आपका हल्दी। हल्दी, अब ये वो मसाला है, ये सूक्ष्म जीवाणु को क्या करता है, बढ़ने से रोकता है, और इस प्रकार जो आपकी वस्तुएं हैं वो खराब होने से बच जाती हैं। ठीक है, तो अचार में आपने देखा, जैसे आम का अचार बनाया जा रहा है, नींबू का अचार बनाया जा रहा है, या फिर सब्जी, किसी सब्जी का भी अचार बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, तेल उसमें ऊपर तक भरा जाता है। जो आपके घर में अचार बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि जितना भी जो फूड प्रोडक्ट्स जिनका भी अचार बनाया जा रहा है, तो उनमें जो है जो तेल भरा जाता है वो उसके ऊपर तक भरा होता है। ठीक है, इसी वजह से की भरा होता है, जिससे क्या होता है, जो एसेप्सिस की प्रोसेस हमने बताई हुई थी आपको फूड प्रिजर्वेशन में, जब आपको हम प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था जो पहला प्रिंसिपल होता है उसमें क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाद्य पदार्थों में एंट्री करने से रोकते हैं, उनमें प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये जो तेल है आपका वो एसेप्सिस की तरह काम करता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। जो तेल है, एसेप्सिस, जो प्रोसेस हमने बताई थी वो, क्योंकि क्या होता है, तेल जब खाद्य पदार्थों में ऊपर तक भरा होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंट्री ही नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से तेल को पूरा खाद्य पदार्थों में ऊपर तक भर दिया जाता है, क्योंकि ये जो एसेप्सिस प्रिंसिपल है इस पर काम करते हैं। ठीक है, उनको एंट्री नहीं करने देते हैं। ओके, तो जब वो खाद्य पदार्थों से संपर्क ही नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से तेल, आप कह सकते हो तेल जो है उन भोजन के लिए, उस अचार के लिए एक कवर की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है, और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा करके रखता है। चलिए, तो ये ओके, तो ये हो गया प्रिजर्वेटिव्स की बात। यहाँ पर हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं प्रिजर्वेटिव्स, जो जो इम्पोर्टेंट थे। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है, जो स्क्वैश बनाया जाता है, फ्रूट स्क्वैश बनता है, तो उसमें जो एफपीओ के द्वारा, यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ये भी बता दूं, उसके बाद में ये आपका खत्म हो जाएगा। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर,
जिसे शॉर्टकट में कहते हैं FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है। तो इनके द्वारा जो फ्रूट स्क्वैश बनाया जाता है तो उसके लिए इन्होंने कहा है, FPO के द्वारा ये चीज़ कहा गया है कि जब भी फ्रूट स्क्वैश बनाया जाए तो उसमें जो आपका फ्रूट जूस है वो 25% से यानी कि 25% से कम नहीं होना चाहिए, और जो उसमें सॉलिड्स मिलाए जा रहे हैं वो आपके 40% होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपका स्क्वैश बनाया जा रहा है, फ्रूट स्क्वैश, फ्रूट स्क्वैश, एक मिनट, हाँ, तो यहां मैं कही थी फ्रूट स्क्वैश। ठीक है, तो जो मैं बता रही थी कि जो फ्रूट स्क्वैश है तो उसके लिए जो FPO है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि जब भी फ्रूट स्क्वैश बनाया जाए तो उसमें 25% से कम फ्रूट जूस नहीं होना चाहिए, कम फल का जूस नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 25%। ठीक है, इतना इन्होंने कहा है कि उसमें फल का जो जूस है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 25% होना चाहिए, और जो सॉलिड्स हैं वो 40% होने चाहिए। सॉलिड्स यानी कि स्क्वैश में जो भी अदर चीज़ें मिलाई जा रही हैं, फल के जूस के अलावा जो जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो आपके 40% होनी चाहिए, और जो फ्रूट का जूस है, फ्रूट जूस है, वो आपका 25% से कम नहीं होना चाहिए। ये इनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये आपका हो गया। हम यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके फर्दर जो है हम आगे जो भी आपका नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये जो हमने यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जो भी डिस्कशन किया हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।